में सबसे पहले मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे ट्रांसफार्मर के लिए, और इसकी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। या मैंने बता दिया था आप लोग को कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। इसकी प्रिंसिपल के बारे में मैं बात किया था मैंने आप लोगों से, और मैंने बताया था कि इसका प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन, इसके प्रिंसिपल के बारे में मैंने पहले बता दिया है। म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है, और ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अभी यहाँ पे जो आपको देखना है प्रिंसिपल के साथ साथ, मैंने दो टाइप के ट्रांसफार्मर की भी बात की थी। वो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये तो हमें अच्छे से पता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए जो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर का डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर, इसी तरह के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है सोसाइटी में, कहीं पे भी, ज़्यादातर आप जहाँ पे भी देखते हो आपके घर के नियर अबाउट ये ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। ये ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, और उस दो टाइप्स को यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज को यहाँ पे इसने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। 120 या 110 या 120 वोल्ट को इसने 220 या 240 वोल्ट में चेंज कर दिया है। तो इससे साफ पता लगता है कि ये जो वोल्टेज दिखा रहा है आप जो देख रहे हो, ये क्या है, ये इधर जो आप देख रहे हो ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉइल है, और दूसरी तरफ जो है राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकेंडरी कॉइल है। ये जो बना होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपका आयरन कोर यहाँ पे बना हुआ होता है, और इसमें चूंकि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये जो है आपका, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। ठीक है, और दूसरी तरफ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे इसके ठीक नीचे आप देख रहे हो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जो कन्वर्ट कर रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। या ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो एक आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया और दूसरा स्टेप डाउन। अब देखेंगे दोनों में चीज क्या, हमारे लिए क्या खास चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम है। प्राइमरी कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल NP आप लिख सकते हो इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे सेम, इसमें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इसके लिए, दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NP, और यहाँ पे दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। पहले वाले में अगर आप देख रहे हो प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो किसका टर्न ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ सेकेंडरी जो कॉइल है उसका टर्न ज़्यादा है। तो पहले वाले के केस में नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, दूसरे वाले के केस में यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ये चीज यहाँ पे दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंड्यूस्ड EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये जो इंड्यूस्ड EMF है प्राइमरी कॉइल के थ्रू, वो आपको बताएगा E1। यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख देता हूँ E1 इक्वल टू
माइनस ये प्राइमरी कॉइल है, तो आप यहाँ पे इसको अगर नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके बारे में आप बोलोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें प्राइमरी कॉइल में N1 है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका इस केस में N2 है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये N1 माइनस N1 d∅dt, फैराडे जो लॉ फैराडे ने इंडक्शन के लिए लॉ दिया था, उस लॉ के बेसिस पे यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो है जो वैल्यू यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो -N1 d∅dt ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, एक बॉक्स में मैंने इस तरह से डाल दिया। उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। अभी प्राइमरी कॉइल का हमने देख लिया, अब जो हमें देखना है वो सेकेंडरी कॉइल का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको आपने अगर E2 से लिखा है तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -N2 d∅dt, -N2 d∅dt, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल हो गया आपका। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमने देख लिया। ईएमएफ दोनों पार्ट हैं, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा अगर आप E1/E2 यहाँ पे करते हो तो आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो E1/E2, E1/E2 अगर आप करते हो, जैसा कि यहाँ पे आप इसमें से और E2 वाले में से देख रहे हो, तो आपको मिलेगा क्या, आपके पास सिर्फ बचेगा, अगर E1/E2 करोगे तो आपको N1/N2 मिलेगा, N1/N2, बस ये आपके पास रह जाएगा और बाकी सारा चीज आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ठीक इसी तरह से अगर E1/E2 आपने किया है, रेशियो पहले का और दूसरे का अलग अलग करके किया है, ठीक उसी तरह से अगर आप दूसरे का और पहले का भी करोगे तो वही चीज आएगी, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे आपको स्टेप में दिखाता हूँ। ये दूसरे में आपको मिल जाएगा यहाँ पे E2/E1, मतलब ये रेशियो को बतलाता है, E2/E1 इक्वल टू N2/N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे बता देता हूँ, लेट E be the EMF applied to the primary coil, primary E be the EMF applied to the primary, then by Lenz law, सेल्फ इंडक्शन EMF, जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वो देखना है आपको। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 opposes E in primary coil. In primary coil, then resultant EMF जो होनी है यहाँ पे, वो resultant EMF क्या होगी उसके बारे में बता दूं। resultant EMF, क्योंकि बहुत बार ये समझ में नहीं आता कि ऐसे केस में रिजल्टेंट EMF किस में, तो प्राइमरी में,
resultant EMF in primary must be equal to E minus E1। ये प्राइमरी की रिजल्टेंट EMF आपको देखने को मिलेगी। और इस केस में इंड्यूस्ड EMF, अगर आपने EMF के थ्रू करंट I1 पास हो रहा है प्राइमरी कॉइल के थ्रू और उसकी रेजिस्टेंस R1 है, तो उस केस में E माइनस E1 दिस वन मस्ट बी इक्वल टू IR, दैट मीन्स यहाँ पे R और करंट जो पास हो रहा है I1, RI1 आप इस तरह से लिख सकते हो। ये भी बहुत ही हेल्पफुल होता है कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए। जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में अगर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड ही कुछ दिया हुआ है तो वहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बट अगर R काफी छोटा होगा तो R इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगा? तो उस केस में आप देखो यहाँ पे R तो अगर बहुत छोटा होगा तो आपको उसको R को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बट R इज वेरी स्मॉल सो द टर्म, ये जो टर्म्स है आपका RI, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो द टर्म जो है आपका RI 1, दिस वन कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर ऐसा हो गया तो आपको अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे केस में सिर्फ आपके पास ये जो बचेगा, ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो E इक्वल टू आपके पास E1 बचेगा। इतना सा ही आपके पास रहेगा, E इक्वल टू E1 रेस्ट रह जाएगा। और अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे E2 बाई E1 जो फॉर्मूला हमारे पास था ऊपर में, यहाँ पे अभी हमने देखा है E2 बाई E1 दिस वन मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट EMF। ये आउटपुट EMF, इसको ऐसा आप लिख सकते हो अपॉन इनपुट EMF, अपॉन में इनपुट EMF, ऐसा आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपके यहाँ पे आपने N2 अपॉन N1 लिया है, दिस वन मस्ट बी इक्वल टू N2 बाय N1। ये फार्मूला जिसमें कि अगर आपके पास मान लो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हों, एक का सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है ट्रांसफार्मर का, और प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पता है, इवन किसी एक की EMF भी आपको पता है, तो आप यहाँ से दूसरे जो अननोन टर्म्स हैं EMF के, उसकी वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो फॉर्मूला है। इसके साथ यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, वो भी आप देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ दो पार्ट में पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से इसको समझ में आए कि कैसे इसको आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ और उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, और प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह से ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख रहा हूँ, इस तरफ लेफ्ट साइड में स्टेप अप, और दूसरी तरफ मैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अभी तक यहाँ तक देखने से तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो सबसे पहली बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो N2 ग्रेटर देन N1, क्लियर है। उसके साथ साथ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे EMF जो भी होगा E2 ग्रेटर देन E1, दैट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। इवन इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो ये N2 लेस देन N1 एंड E2 लेस देन E1,
दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये दो पार्ट में ये चीज़ यहाँ पे आपके पास क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है और क्या नहीं है। देखिए एक चीज़ नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है कि इक्वेशन 1 जो हमने देखा था जिसमें कि रेशियो हमने लिया था, वो इक्वेशन यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन की बात की थी, ये इक्वेशन के बेसिस पे प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट ये काफ़ी छोटे होते हैं। कुछ मार्केबल पॉइंट हैं जो कि हमें यहाँ पे समझना होगा। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको मार्क करना। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट कि प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। ठीक है, प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होंगे, जैसे कि अभी हमने नेग्लेक्ट भी किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी रेजिस्टेंस, ये तो अब क्लियर है ही, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। इतना होना चाहिए कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सके। एंड करंट आर स्मॉल, राइट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टर्मिनल जो है सेकेंडरी की, the terminals of the secondary are open or the current taken from it is small. The terminals of the secondary ये सेकेंडरी की जो टर्मिनल्स हैं आर ओपन, और क्योंकि प्राइमरी में तो आप क्या करोगे, क्यों ओपन में लिख रहा हूँ ये भी बात आप समझो, क्योंकि प्राइमरी में आप क्या करोगे, प्राइमरी में आप इनपुट वोल्टेज एसी दोगे वहाँ पे, ठीक है, और द करंट टेकन फ्रॉम इट इज स्मॉल, द करंट टेकन इसमें जो करंट लिया जाएगा बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट का करंट फ्रॉम इट वो करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था फ्रॉम इट स्मॉल। एक तो ये भी है, उसके बाद आपको देखना होगा करंट इन प्राइमरी और करंट इन सेकेंडरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, ट्रांसफार्मर में ही करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन सेकेंडरी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो दोनों में करंट जो हमें देखना है, करंट देख के बताना है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं और पेपर में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि क्या ऐसी चीज़ होती है जो ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है, या कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आपको आइडिया है तो आप बताएं। देखिए एक बात तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होता है तो वैसे केस में नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगी इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, हालांकि ऐसा बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर माना जाए कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में जो है नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगी। और इवन यहाँ पे तब उस केस में जो आपको है क्या कंजर्व रहता है, जैसे मैं पूछा, मैंने आपसे सवाल कि क्या कंजर्व रहता है, तो पावर, जी हाँ, क्योंकि इनपुट पावर जो होता है जो आप ट्रांसफार्मर में अप्लाई कर रहे हो, तो इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर जो होगा वो आउटपुट पावर के इक्वल होगा, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो आप समझ लो ये पावर के लिए P इक्वल टू E1 I1 एंड दिस वन इज इक्वल टू E2 I2, ऐसा आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो वैसे केस में एक रिलेशन यहाँ पे फिर से हमारे पास अगर आप देखो तो E2 बाई E1 इक्वल टू हमारे पास आ जाता है E2 बाई E1 इक्वल टू ये I1 बाई I2, ठीक है, I1 बाई I2। और E2 बाई E1 हमने क्या निकाला था इससे पहले, जो फॉर्मूला में फैराडे लॉ से हमने जो यूज़ किया था वहाँ पे आपको याद होगा E2 बाई E1 इक्वल टू N2 बाई N1। तो एक तरह से ये सब एक दूसरे से अगर रिलेट हो जाए तो रिलेट होके आपको दोनों से रिलेट करके देखा जाए तो कि हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है एक तरह का, जिसमें कि सारे न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व हो जाए। तो ये है E2 बाई E1 is equal to I1 by I2 is equal to N2 by N1। ये फॉर्मूला है जो इसमें EMF, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक और टर्म्स हमारे पास आता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको डिफाइन भी कुछ इसी तरह से ही करना है आपको। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है कि इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे लिखते हैं हम लोग, ईटा से। और ये होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, पावर इनपुट इंटू 100%। ये एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो एक फॉर्मूला आपको एफिशिएंसी के लिए मिल गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। और एफिशिएंसी ऑफ रियल ट्रांसफार्मर जो होती है, एक्चुअल में जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, वो 90 to 99% की होती है, नॉट 100%। ध्यान रखेंगे 100% किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की भी एफिशिएंसी नहीं होती है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में तो ये एनर्जी चाहे 90% से 99% हो, तो या 10% या 9%, 8%, 7%, वॉटेवर जो भी एफिशिएंसी है, वो कहाँ जाती है, किस फॉर्म में वो एनर्जी लूज होती है। तो यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में लूज होती है, किधर चली जाती है वो एनर्जी जो ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पे बची हुई एनर्जी कहाँ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको एनर्जी के बारे में जानना होगा कि किस तरह की एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये सेपरेट पेपर में भी आते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। एनर्जी लूजेस इन ट्रांसफार्मर्स। तो
एनर्जी लूजेज इन ट्रांसफॉर्मर्स, कौन कौन सी एनर्जी लूज होती है ट्रांसफॉर्मर में। पहला मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, देखिए एडी करंट के फॉर्म में लूज होती है। तो एडी करंट लॉस, ठीक है, तो एडी करंट लॉस हो गया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये एडी करंट लॉस है। तो एडी करंट लॉस होता क्या है, एडी करंट तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसके बारे में जान लें कि कैसे होता है एडी करंट लॉस। तो एक्चुअली जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होती है वो एडी करंट को प्रोड्यूस करता है, और उस कारण से जो आयरन कोर होते हैं उसमें कुछ एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी जो इंडक्शन के कारण जो लूज हो रही है वो फॉर्म ऑफ हीट है। तो एनर्जी का फॉर्म इस केस में क्या है, वो हीट है, ठीक है। और दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। अगर आप लैमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं तो लैमिनेटेड आयरन कोर तो होता ही है, उसको बस लेमिनेट करने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाए तो इस केस में इसकी एनर्जी को जो लूज हो रही है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कंप्लीटली उससे निजात नहीं पाया जा सकता। ये तो आपको क्लियर करना है। दूसरा पार्ट है हमारे पास फ्लक्स लीकेज। दूसरा पार्ट है हमारे पास फ्लक्स लीकेज। और फ्लक्स लीकेज क्या होता है, देखिए फ्लक्स लीकेज होता है प्राइमरी कॉइल जो होता है ना, प्राइमरी कॉइल जो आप देखते हो, इस तरफ प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल कैन नॉट फुल्ली पास द सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है इसमें, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को नहीं दे पाता है, ठीक है। तो वहां पे जब नहीं दे पाता ये पूरा का पूरा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कोर है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ है नहीं, इसके बीच में एयर है। तो यहाँ पे एक प्लेट्स है, यहाँ पे जो कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को जब पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर पाता, तो इस तरह की जो लीकेज होती है एयर में, उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फ्लक्स लीकेज। जी हाँ, उसको बोला जाता है यहाँ पे फ्लक्स लीकेज। यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ फ्लक्स जो है, सम ऑफ फ्लक्स में लीक इनटू एयर, वो एयर में चला जाता है। और अगर ऐसा हो गया, एयर में चला गया, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी भी वहां पे थोड़ी देर के लिए एयर में चली जाएगी। लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, इस तरह के लॉस को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। तो इस तरह के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, वो एक दूसरे के ऊपर की जाए। जी हाँ, जैसे ये प्राइमरी आपने ले लिया और सेकेंडरी इसके ऊपर वाइंडिंग की जाए, तो यहाँ पे इससे बचा जा सकता है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वो है आपकी हमिंग लॉस। हमिंग लॉस, कभी भी आप ट्रांसफार्मर के पास अगर आप खड़े होंगे तो वहां पे आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देगी, है ना। तो वो हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में, मतलब एक साउंड के फॉर्म में जो बाहर आती है ना, इसको बोला जाता है, इस तरह के फिनोमेना को, जो वो साउंड आपको सुनाई देती है, इस तरह के फिनोमेना को बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। और दिस गिव्स राइज टू हमिंग साउंड। इसके कारण क्या होता है, साउंड में बहुत ज़्यादा साउंड इंक्रीज हो जाता है, और जब इंक्रीज होता है तो सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड। कॉपर लॉस देखेंगे, कॉपर लॉस क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है इसमें ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। और वो जो पावर लॉस होती है, वो पावर लॉस होती है P=I²R के फॉर्म में। और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग थिक वायर। थिक वायर अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। और एक लास्ट आपका जो है वो भी मैं आपको बता दूं, लास्ट आपके पास है यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस,
अब हिस्टैसिस लॉस क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट कैरी करता है आयरन कोर, मैग्नेटाइजिंग होने के उस मैग्नेटाइजिंग होना और डीमैग्नेटाइजिंग होने के प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वर्क डन होती है हर एक साइकिल के थ्रू, एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसकी जो वर्क डन होती है इस साइकिल को ही बोला जाता है स्ट्रेसेस। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एनर्जी कुछ फॉर्म में लॉस हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और इस कारण से जो होता है मटेरियल जो होता है प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में जो होता है जाते जाते जो है कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज कर जाता है ये। तो नेक्स्ट क्लास में और भी सारी चीज़ें को स्टडी करेंगे।